अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, कल की जो क्लास थी ना वो थोड़ी ज़ाया सी ही गई। कल ना मेरा कैफ का पहला दिन था, तो अभी मैं फुल कैपेसिटी पे रन हो रहा हूँ। तो कल चूँकि काफ़ी दिन बाद था, तो कल मैं बहुत थका हुआ था, तो मुझे लगता है मेरा दिमाग इतना थका हुआ था कि इतने सिंपल पॉइंट भी जो है ना वो भी पिक नहीं कर रहा था। तो सुबह मैं जब सो के उठा तो वो क्लिक कर गया कि मैं किस बात पे फंस गया था। तो कल वाली क्लास ज़ाया हो गई। वैसे तो अभी भी कैफ तो चल ही पड़ा है, लेकिन अब मैं रनिंग में आ गया हूँ। यानी आज सुबह क्लासें पढ़ानी शुरू कर दी हैं, तो बस अब रनिंग में आ गई मशीनरी। तो कल वाला एक पॉइंट में फंस गया था, वो दिमाग ही बंद हो गया था। तो वहीं से चलता हूँ और इनकम स्टेटमेंट का सवाल पूरा करता हूँ, और मैं कंसोलिडेशन ही कर रहा हूँ। और मैंने बस सोचा इस पर कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी और मैं ना सिर्फ दिन ज़ाया करूँगा। तो आप सिर्फ इतना कर लें, क्योंकि ये सवाल मैंने बनाया था यही सोच के कि ये सवाल भी कोई कर लेना तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट मेजॉरिटी रिवाइज हो जाएगी। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, मैं कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस ये सवाल पूरा करता हूँ और आगे मैं एसोसिएट पे जाता हूँ। और अगली क्लासेस से इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस पे आ चुके होंगे, साथ साथ आगे भी पढ़ाता जाऊँगा और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी होगी। तो सिर्फ ये मास्टर क्वेश्चन पूरा कर रहा हूँ और एसोसिएट पे जा रहा हूँ। आप लोग अगली क्लास तक मास्टर क्वेश्चन, बैलेंस शीट और ये एसोसिएट और चेंजेस इन इक्विटी ये सिर्फ एक बार कराएं, बस बहुत है। बाकी सवाल ना आपने करने ना आपने पूछने। तो अगर कोई बहुत शौकीन हो, वो जो मैंने कैफ के सवाल डाले हुए हैं वो करता रहे और मुझसे अलग से पूछता रहे, जिसमें मुझे पहले ही मैं प्रोविजन बना चुका हूँ कि किसी ने नहीं पूछना। मैंने सवाल डाले ज़रूर हैं ताकि तसल्ली हो जाती, तो मैंने सवाल डाल दिए थे, लेकिन करता वर्ता कोई नहीं है इन सवालों को। तो सिर्फ मास्टर क्वेश्चन कर दें, बस बहुत है। ठीक है, आप इतवार की क्लास में आएँ तो मास्टर क्वेश्चन मेहरबानी करके आना, वो सब रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि फिर अगली क्लास में मैं आपको पास्ट पेपर्स के सवाल तक ले जाऊंगा। ये संडे की क्लास है, हम पास्ट पेपर्स के सवाल शुरू कर चुके होंगे जी। किसका? नहीं, बैकग्राउंड तो मैंने उतना ही बताया था, कैरिंग अमाउंट वाला, उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ अभी। उस दिन क्या समझ आया ना जब क्लास के बाद देखा कि एसिस के केस में हमने क्या बताया है कि कैरिंग अमाउंट अगर करा टैक्स से तो डेफिनेट इतना ही काफ़ी है इस टॉपिक के सवाल। देखें, एक सवाल में टेस्ट हुआ था, एक सवाल में और हुआ था, वो तो मैंने कराना ही IAS 12 के बाद है। वो फुल फ्लैश था ही IAS 12 का सवाल, क्योंकि उसमें नोट भी शायद था, मुझे ज़बानी याद नहीं है। एक था सवाल 2019 का, उसमें ये मैंने एक्चुअली उसी सवाल से मुतासर होकर सोचा था मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स डालता हूँ और उसी में डेफर्ड टैक्स समझा देता हूँ। मैंने उस सवाल से मुतासर होकर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया था। तो वो सवाल फिर रहने दीजिएगा आप, जिन्होंने IAS 12 भी नहीं पढ़ा वो रहने दीजिएगा, बाद में सही। अदरवाइज जितना मैंने इस सवाल को कराते हुए थोड़ा सा रिवाइज कराया था ना, अमाउंट एसेट की ज़्यादा है तो टैक्सेबल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, वो काफ़ी था इसके लिए। बाकी IAS 12 तो पढ़ ही लेंगे, फिर हो जाएगा तैयार वो। अच्छा, पहले तो जिस एडजस्टमेंट पे फंस गए थे वो समझ लें, वो बस अड़ गया था, मीटर तो अड़ गया था। एक क्विक समरी में रिपीट कर देता हूँ सवाल की, ताकि उस सवाल को हम ना पूरा कर लें फ्लो में, और वो जो मैंने वर्डिंग चेंज करानी थी वो भी करवा देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट में आसान है, उसमें केसेस बनाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। कौन सी वर्डिंग में चेंज करा रहा था? चैप्टर में पेज नंबर 19, हाँ पेज नंबर 19। चैप्टर में पेज नंबर 19, एडजस्टमेंट नंबर 13। इसमें दो केस चलिए बना देता हूं। 19 और एडजस्टमेंट नंबर 13, कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली। इसमें दो केस बना लेते हैं। एक केस ये बना लेते हैं कि एस ने अभी तक कुछ नहीं किया, एस ने अभी तक इस कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं किया, ना ही ये सेटल हुई है और ना ही अभी तक एस ने इसके ऊपर कुछ भी रिकॉर्ड किया है। इस जुमले में ये दोनों बातें कवर होगी कि सेटल भी नहीं हुई अभी तक और एस ने अभी तक प्रोविजन भी नहीं बनाई। सेटल भी हुई होती तो कुछ तो रिकॉर्ड किया होता ना एस ने, तो एस ने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, ना ही प्रोविजन रिकॉर्ड किया अब तक इस पे और ना ये सेटल हुई है, कुछ भी नहीं एस ने अभी तक किया। बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम? फिर हम गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस करते हैं, और उसकी रीजन ये होती है कि हम कहते हैं कि ये एक पेंडिंग केस तो है ना, एक मसला तो चल रहा है ना,
तो उस मसले के लिए एक्सपेंस हम बनाना चाहते हैं तो हम उसको प्री फेज में चार्ज करना चाहते हैं, नेट एसेट से लेस कर लेते हैं और एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। जबकि इनकम स्टेटमेंट जो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं वो कर ही पोस्ट फेज की रहे हैं। आल्दो कि मैंने भी एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर वाली बात नहीं बताई। देखें, हम ना बैलेंस शीट में एक्विजिशन डेट तक के प्रॉफिट्स को गुडविल की वर्किंग में लेते हैं और उसके बाद जो एस ने कमाया होता है वो अपने प्रॉफिट्स में शामिल करते हैं। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में भी जो हम कंसोलिडेशन करते हैं ना, वो एक्विजिशन के बाद वाली सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंसोलिडेट करते हैं। यानी उससे पहले तक जो भी एस ने ऑपरेशंस किए, इनकम एक्सपेंसेस कमाए, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं था। तो हम इनकम स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करते ही एक्विजिशन के बाद के फेज का है। तो अगर एस ने अभी तक इस पेंडिंग केस पे कुछ भी नहीं किया तो हमने तो बहरहाल उसको गुडविल की वर्किंग में लिख लिया और लायबिलिटी बना लिया। मजीद हमें भी अभी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं करना, नथिंग है। बेशक पहले साल का सवाल है, लेकिन उस दिन से ऑनवर्ड ही तो हमने इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट करनी है। देखिए, एक्विजिशन डेट से पहले वाला प्री है, इसके बाद वाला पोस्ट है। इस दिन से ऑनवर्ड ही तो इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट करनी है। इस दिन से ऑनवर्ड, और इस दिन तक जो रिटेन अर्निंग्स थी ये हम उसमें चार्ज कर रहे होते हैं। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस करने का मतलब होता है कि हम कहते हैं ये उसी दिन तुम्हारा एक्सपेंस था, हमारे सर ना डालो, ये तुम्हारा पुराना मसला है। तो जब हम अपने सर नहीं डाल रहे तो हम कंसोलिडेट क्यों करें इसको इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस? हम कहते हैं तुम्हारा पुराना मसला है। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में अगर एस ने अभी तक कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैं केसेस आपको बैलेंस शीट में भी 3 बनाए थे, कोशिश तो समझाने की थी, समझा तो रहा हूं, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो केसेस इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इनको याद रख के ही सवाल सोल्व कर लें। हैं? देखें, एक्विजिशन डेट पे एस की बुक्स में कुछ नहीं था, तभी तो ये एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट यही तो है कि एस की एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, तो जब वो थी ही कंटिंजेंट लायबिलिटी तो एस ने रिकॉर्ड थोड़ी की होगी। तो एस ने तो खैर एक्विजिशन पे भी कुछ नहीं किया था ना, तभी तो एडजस्टमेंट है। तो हम उसको गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा पहले का एक्सपेंस है, हमारे सर ना डालो, हम गुडविल की रिटेन अर्निंग में से ही लेस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो एस के ऑपरेशंस हैं, उसके बाद जो इनकम एक्सपेंसेस हैं, उनको हम कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं। तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी को गुडविल की वर्किंग में लिखने का मकसद ही यही है कि ये तुम्हारा पुराना मसला है, हम इसको अपने सर नहीं ले सकते। तो जब हम अपने सर नहीं ले सकते तो हम उसको एसओसीआई में एक्सपेंस क्यों बना रहे होंगे? तो इसलिए इस सूरत में हमने कुछ भी नहीं करना। अभी मैंने कहा कि एस ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। केस 1 मैंने बनाया कि एस ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं, अगर एस ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो हम ग्रुप में भी चेंज कुछ नहीं कर रहे होते। बैलेंस शीट में अगर अब तक ये मामला पेंडिंग है और एस ने कोई प्रोविजन भी नहीं बनाई हुई तो हम वो एक्विजिशन डेट वाली एडजस्टमेंट जो की थी वही करते हैं, उसके बाद मजीद थोड़ी कुछ करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो अंदाजा चेंज हो रहा हो, तो हम चेंज कोई नहीं करते। जो एक्विजिशन डेट का बेस्ट एस्टीमेट है ना, उसी को गुडविल की वर्किंग में लिया। एक्विजिशन डेट वाला लेट्स से इस सवाल में क्या था, 7000, गुडविल की वर्किंग में लेस किया 7000। अच्छा, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस क्यों कर रहे होते हैं? नहीं, लायबिलिटी वो तो मैंने आपको वैसे कहा था लायबिलिटी। असल में ना हमने गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में लिखा क्या होता है? कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स लिखी होती हैं। लेस इसलिए कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये तुम्हारा पहले का ही मसला है, ये तुम पे अगर फाइन पड़ा तो ये हम एक्सपेंस में हिस्सेदार नहीं होंगे, ये तुम्हारा तब का ही एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। तो वो जो एक्सपेंस डेबिट है ना, वो हम उधर नेट एसेट्स में से लेस कर रहे होते हैं। इसी तरह वो जो एसेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहते हैं कि तुम्हारे एसेट की उस वक्त ही वर्थ ज्यादा थी। अगर एसेट्स कल को बिक गए और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आया तो वो हमारे खाते में आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो पहले ही इस एसेट की वर्थ ज्यादा थी, इसका प्रॉफिट तुम्हारा ही हक बनता है। तो वो जो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एसेट की पॉजिटिव उसमें ऐड करते हैं ना, तो वो इसलिए ऐड कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं तुम्हारा गेन है, एसेट डेबिट, इसलिए बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं और उसका गेन बना के उसके नेट एसेट्स में ऐड कर रहे होते हैं। तो ये जो हम लोग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना एसेट्स और लायबिलिटीज की, ये असल में हम एक एक्सपेंस इनकम के तौर पे एडजस्ट कर रहे हैं। ये बात समझें? जैसे डेफर्ड टैक्स भी क्रिएट किया था, वो तो आपको मैंने मतलब ऑफिशियली पढ़ाने में वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी है। जैसे डेफर्ड टैक्स किया था
चलो समझाया था, समझ आया नहीं आया, उसको नेट एसेट्स में से लेस किया था और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की थी। तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे इसलिए नहीं नेट एसेट्स में से लेस किया था। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, तो वो जो टैक्स एक्सपेंस डेबिट करना था वो है जो वहां गुडविल की वर्किंग में लेस हो रहा था, क्योंकि हमने जो लिखा हुआ है वो कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग लिखी नहीं है। तो हम प्रॉफिट्स में जो चीज देखें, हम एक्वायर करते हुए एस की इनकम स्टेटमेंट नहीं, एसेट्स लायबिलिटीज को अच्छी तरह अप्रेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी तक इनके एसेट्स लायबिलिटीज पे जो गेन लॉस बनता है वो इन्हीं का है, वो हमारा नहीं है। तो उस गेन लॉस को हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज कहते हैं। पता नहीं बात समझा सकता हूं। ऐसे नेट एसेट्स में प्लस माइनस एसेट्स लायबिलिटी, वो तो हम कहने में कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ एसेट है, असल में वो गेन आ रहा होता है, उधर से एसेट बढ़ा रहे होते हैं, उधर गेन है जो नेट एसेट्स इक्विटी को बढ़ा रहा होता है, उधर से हम लायबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट एक्सपेंस डेबिट करना था, तो वो एक्सपेंस हम उसकी रिटेन अर्निंग में से लेस कर रहे होते हैं जो नेट एसेट्स में शो कर रहे होते हैं। तो ये जो उसका पेंडिंग केस था ना, ये हम कह रहे थे कि तुम्हारा पुराना मसला है, ये तुम्हारा मसला है, इसका एक्सपेंस तुम्हें ही चार्ज होना चाहिए, वो पुराने लोगों, तो ये उनके ही एक्सपेंस हिस्से में आना चाहिए। तो हम उसकी गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से उसको एज एन एक्सपेंस ही लेस करते हैं कि ये प्री फेज से रिलेटेड है, इसलिए वहां से लेस कर रहे होते हैं। तो जब हम उसको कह ही रहे हैं कि प्री फेज का एक्सपेंस है, तो हम थोड़ी इसको इनकम स्टेटमेंट के फेज पे दिखाना चाहेंगे। तो अगर तो एस ने सब्सिक्वेंटली कुछ भी नहीं किया, क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि वो लायबिलिटी सेटल भी नहीं हुई और उसने प्रोविजन भी नहीं बनाई, यानी एस ने कोई एक्सपेंस नहीं बनाया, तो बस ठीक है, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, हम चाहते भी नहीं थे कि बनाए। मतलब ये बैलेंस शीट में एरर नहीं है, तो वैसे ही नहीं, एरर नहीं है। IAS 37 की प्रोविजन की कंडीशन ही नहीं पूरी हो पाई, इसलिए उसने प्रोविजन नहीं बनाया और सेटल भी नहीं हुई। सेटल हुई होती तो वो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर चुका होता। ये मैंने एस हैज नॉट रिकॉर्डेड एनीथिंग का मतलब ये एस का एरर नहीं है, बनती नहीं है IAS 37 की प्रोविजन, ये मतलब है इस बात का। अगर और एक्सप्लेन करना चाहें इसको तो कर लें अपने अल्फाज में, एरर नहीं है। लेकिन अगर एस ने इसको बाद में कर लिया है रिकॉर्ड, तो एस ने इसको रिकॉर्ड चाहे प्रोविजन के तौर पे किया हो, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, चाहे सेटल हो गया हो, क्या किया होगा? एक्सपेंस डेबिट, तो इन एनी केस एक्सपेंस ही डेबिट किया होगा ना एस ने। तो हमने वो देखना है कि वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आए या ना आए, तो एस ने कुछ ना कुछ आगे रिकॉर्ड कर लिया, यही कह दो उसको, एस हैज रिकॉर्डेड समथिंग, एस हैज subsequently recorded something। अब चाहे वो समथिंग उसने रिकॉर्ड किया हो प्रोविजन के तौर पे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और चाहे उसने वो समथिंग रिकॉर्ड किया हो पेमेंट करते हुए एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो एस ने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। हमारी नजर में, यानी ग्रुप की नजर में, वो प्री फेज का एक्सपेंस था, पोस्ट फेज का नहीं था। अच्छा, अगर एस ने सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड किया है, बल्कि ऐसे कह देता हूं, अच्छा, जो बैलेंस शीट वाले कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, मैंने केसेस बनाए तो उसके हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने सारी बात समझाई है अभी भी कि ये प्री फेज का एक्सपेंस है, ये प्री फेज का मसला, हम इसको पोस्ट फेज में एक्सपेंस नहीं मान रहे। तो बैलेंस शीट वाला भी और ये इनकम स्टेटमेंट वाला भी, ये जरा अच्छी तरह याद करिएगा क्योंकि ये एग्जामिनर को पसंद है एडजस्टमेंट। सब्सिक्वेंटली अगर एस ने रिकॉर्ड किया है और प्रोविजन बनाई है, अगर एस ने बनाई है प्रोविजन तो उसने यकीनन एक्सपेंस बनाया होगा और प्रोविजन बनाई होगी। इसका मैं जवाब बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसके लिए फिर कोई इंग्लिश बना लेते हैं। एस ने जो एक्सपेंस बनाया है, अगर वो 7,000 तक है, 7,000 क्या है? वो जो एक्विजिशन डेट पे उसकी फेयर वैल्यू थी। एस ने अगर बाद में एक्सपेंस बनाया है और वो 7,000 तक या 7,000 के अंदर अंदर है, तो एस का एक्सपेंस हम रिवर्स कर देंगे। लेकिन अगर उसने 7,000 से ऊपर बना लिया होगा, क्यूमुलेटिव 7 से ऊपर बना लिया, मेरी बात दोबारा सुने, मैंने पहला जुमला अच्छी तरह नहीं बोला। एस ने जो एक्सपेंस बनाया है, हम देखेंगे कि एस क्यूमुलेटिव, फॉर द ईयर नहीं सिर्फ कह रहा, क्यूमुलेटिव
क्योंकि हो सकता है कि एक्विजिशन के पहले साल एस ने थोड़ा सा और बनाया हो, दूसरे साल और बना लिया हो, तो क्यूमुलेटिव कह रहा हूं। अगर एस ने जो एक्सपेंस बनाया है वो 7,000 तक है या उसके अंदर अंदर है, तो एस ने जो एक्सपेंस फॉर द ईयर बनाया वो हम रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स कर देंगे? क्योंकि हम कह रहे हैं वो प्री फेज का एक्सपेंस है, पोस्ट का नहीं है भाई। तो एस ने जो प्रोविजन बनाई है और उसने जो एक्सपेंस बनाया है, अगर वो क्यूमुलेटिव, सिर्फ फॉर द ईयर की बात नहीं कर रहा, क्यूमुलेटिव का मतलब समझ रहे हैं, हो सकता है पिछले साल थोड़ा सा बनाया हो, इस साल और बनाया हो। तो अगर एक्विजिशन से लेके अब तक अगर ये 7,000 तक एक्सपेंस बना चुका है, तो जितना एक्सपेंस इसने फॉर द ईयर बनाया है वो हम रिवर्स कर देंगे। लेकिन अगर 7,000 से ऊपर बना चुका हुआ है तो जो एडिशनल है वो ठीक है, बाकी रिवर्स कर देंगे। दोबारा सुने, कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि 7,000 वाला पोर्शन हम कहते हैं प्री फेज है, तो जितना एस ने बाद में एक्सपेंस बना लिया है उसमें से 7,000 तक हम कहेंगे कि नहीं है। एक्विजिशन के बाद से अब तक अगर एस 7,000 वो है जो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू है, 7,000 तक या उसके अंदर अंदर एक्सपेंस बना चुका है, तो जो फॉर द ईयर एस ने बनाया वो हम रिवर्स कर देंगे। और अगर उससे ज्यादा एक्सपेंस बना चुका है तो जो ऊपर वाला है वो ठीक है, 7,000 तक वाला हम रिवर्स कर देंगे। और वो भी मैं समझाता हूं, ये जो अभी सवाल सॉल्व करता हूं ना, इसमें एक साल में 9 बनाया था, अगले में शायद 2 बनाया था, मैं समझाता हूं। इस शाख में बता रहा हूं कि अगर एस ने पोस्ट एक्विजिशन फेज में एक्विजिशन डेट की जो फेयर वैल्यू है उस तक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम जितना एक्सपेंस एस ने फॉर द ईयर रिकॉर्ड किया है वो रिवर्स कर देंगे। सिर्फ फॉर द ईयर क्यों? हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, उसमें तो फॉर द ईयर ही आ रहा होगा। उर्दू में लिख लें चाहे बेशक। इस शाख का आंसर बता रहा हूं कि अगर एस पोस्ट एक्विजिशन फेज में एक्सपेंस बना चुका है, तो वो जो एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू तक का एक्सपेंस उसने बनाया है वो हम फॉर द ईयर एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे, ताकि उससे ज्यादा जो बनाया वो आता रहे। एस ने जो एक्सपेंस बनाया है अप टू दी अमाउंट जो फेयर वैल्यू थी एक्विजिशन डेट पे, क्यूमुलेटिव जो एक्सपेंस बना रहा है, अगर वहां तक उसने क्यूमुलेटिव बना लिया है या उसके अंदर अंदर है, तो जितना एक्सपेंस फॉर द ईयर एस ने बनाया है वो हम रिवर्स कर देंगे। ये भी कह सकते हैं लोअर ऑफ करना है बी का ये लोअर ऑफ की रिवर्स करना। लेकिन उस लोअर ऑफ को तो कंपेयर करना है ना, रिवर्स वो करना है जो उसने फॉर द ईयर बनाया है। हो सकता है पिछले साल इसने 4,000 बनाया हो, इस साल उसने 3,000 बना लिया हो, तो फिर हम 3,000 ही रिवर्स करेंगे ना, 7 तो रिवर्स नहीं करेंगे। इसी साल अगर 10,000 बना लिया तो 7 रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 7,000 प्री फेज है। जो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, इट विल बी रिवर्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ फेयर वैल्यू। एस जो एक्सपेंस बना चुका है क्यूमुलेटिव सिंस एक्विजिशन, फेयर वैल्यू क्यूमुलेटिव फेयर वैल्यू उस दिन की तक अगर वो बना चुका है या उसके अंदर अंदर है, वहां तक बना चुका है या उसके अंदर अंदर है, तो जो एक्सपेंस इसने फॉर द ईयर बनाया वो रिवर्स कर देंगे। या इसको ऐसे कह लें कि धैर्य में एक जुमला और बोलता हूं अगर आपको वो ठीक लगे तो, एस ने जो एक्सपेंस बनाया है फॉर द ईयर वो रिवर्स कर देंगे, मैक्सिमम के क्यूमुलेटिव वो फेयर वैल्यू तक रिवर्स हो, बस ये ठीक है। ये दोबारा सुने, जो फॉर द ईयर एस ने एक्सपेंस बनाया है वो रिवर्स कर देंगे, प्रोवाइडेड कि हम अप टू द फेयर वैल्यू क्यूमुलेटिव हम उतना एक्सपेंस तक रिवर्स कर देंगे जो उसने फॉर द ईयर बनाया है कि क्यूमुलेटिव वो 7,000 तक हो बस। ये कंफ्यूज कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू यानी कि एक्विजिशन फेज पे थी, ये ईयर एंड पे थी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर एंड पे फिर इंक्रीज हो रही है। देखें हमने जो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू थी ना, सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो प्री फेज का एक्सपेंस है बस। अगर एस ने एक्विजिशन डेट तक कुछ नहीं बनाया हुआ था, तभी तो ये एडजस्टमेंट है। एस ने अब इस साल में प्रोविजन तक पहुंचा है वो, या शायद पिछले साल भी पहुंच गया था, एस प्रोविजन तक पहुंच गया है। अगर एस प्रोविजन तक पहुंच गया है तो उसने कोई ना कोई एक्सपेंस बनाया हुआ है, तो हम जो इस एस ने फॉर द ईयर एक्सपेंस बनाया है वो रिवर्स कर देंगे। जितना भी इसने फॉर द ईयर एक्सपेंस बनाया है वो रिवर्स कर देंगे, प्रोवाइडेड कि जो एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू है वहां तक की लिमिट वाला हम एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे।
अगर उससे ऊपर बनाया तो ठीक है। जैसे फिगर से समझाता हूं, पिछले साल एस ने 4000 एक्सपेंस बनाया था पिछले साल। ये 2-3 मिसालें देता हूं ना, शायद बात और बेहतर समझ आ जाए, क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट मुश्किल है और जितना मुझे इसको सोचने में टाइम लगा है उतना और एडजस्टमेंट को सोचने में टाइम नहीं लगा। ये मुश्किल है, इसलिए शायद बार बार एग्जामिनर इसको टेस्ट करता है। पिछले साल एक्विजिशन का पहला साल था और एस ने एक्विजिशन के बाद 4000 की प्रोविजन बना ली। इस साल उसने 2000 की और बना ली, यानी वो 6000 तक पहुंच गया। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? 2000 रिवर्स करेंगे, क्योंकि उसने फॉर द ईयर 2000 एक्सपेंस बनाया, वो रिवर्स कर देंगे। दोबारा, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू 7000, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू 7000, पिछले साल के शुरू में एक्विजिशन की थी। चलें एग्जांपल लिख लें, पिछले साल के शुरू में एक्विजिशन की थी, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं 2022 की, 2021 के शुरू में एक्विजिशन की थी। ये 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि बात समझ आए। हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं 2022 की और 2021 के शुरू में एक्विजिशन की थी और एक्विजिशन डेट पे इस कंटिजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 7000 थी। ये हो गया बेस डाटा। हम 22 की कंसोलिडेशन कर रहे हैं, 21 के शुरू में एक्विजिशन की थी और एक्विजिशन डेट पे कंटिजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 7000 थी। ये बेस डाटा है। अब मैं इसकी वैरायटियां बनाता हूं। ठीक है, बेस डाटा लिख लिया। अब इसकी वैरायटियां सुने। 2021 में एस 4000 की प्रोविजन बना चुका था, 2022 में उसने 2000 और ऐड कर लिया प्रोविजन में। 2021 में वो 4000 की प्रोविजन बना चुका था, 2022 में वो 2000 और ऐड कर दिया। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम? फॉर द ईयर जो उसने 2000 बनाया है वो रिवर्स कर देंगे। हमने पिछले साल 4000 भी रिवर्स किया होगा, पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट में 4 भी रिवर्स किया होगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो फॉर द ईयर है ना। अच्छा, क्या मतलब रिवर्स कर देंगे? इनकम स्टेटमेंट के किसी एक्सपेंस में आ रहा होगा, वहां से निकाल देंगे और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैड में ऐड बैक कर देंगे। एस का एक एक्सपेंस है, वो रिवर्स करने का मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जो लाइन आइटम में आ रहा है वहां से निकाल दें और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैड में ऐड बैक कर दें। दूसरी वैरायटी, – 2021 में एस 4000 की प्रोविजन बना चुका था, 2022 में वो इसको बढ़ा के 10,000 तक ले गया। 2021 में 4,000 की प्रोविजन बनाई थी, 2022 में बढ़ा के 10,000 तक ले गया, यानी 6 से और बढ़ा दी उसने। जी बताएं क्या करें? 22 में 3,000 रिवर्स कर देंगे। 4,000 हमने पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट में रिवर्स करना दिखाया होगा और इस साल 3 रिवर्स कर देंगे, क्योंकि पीछे लॉजिक क्या है? हम कह रहे हैं कि इस एक्सपेंस में से 7,000 प्री फेज है। एक और वैरायटी लिख लें। 21 में कुछ नहीं किया, और 22 में 5,000 की प्रोविजन बनाई है। 21 में कुछ नहीं किया और 22 में 5,000 की प्रोविजन बनाई है, तो 5,000 रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उसने फॉर द ईयर जो एक्सपेंस बनाया वो रिवर्स कर देंगे। बस इतना कि क्यूमुलेटिव बस 7 तक रिवर्स करना है। जितना उसने फॉर द ईयर बनाया है वो रिवर्स कर देंगे, बस इतना कि क्यूमुलेटिव 7 तक रिवर्स करना है। ये तो मैंने पहली वैरायटी लिखाई है ना कि 21 में उसने 4 बनाई थी और 22 में उसने 2 और चलो 3 और बना ली, तो जो 22 में बनाया एक्सपेंस वो रिवर्स कर देंगे। बस करना फॉर द ईयर वाला रिवर्स है और रिवर्स करते हुए देखना ये है कि क्यूमुलेटिव वो 7 तक बनता हो। इसको हम एसके
एक्सपेंस रिवर्स करना है, तो जिस लाइन आइटम में है वहां से माइनस कर देंगे फेस पे, और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में ऐड बैक कर देंगे। ये कह रहा हूं, मैंने कहा है इनकम स्टेटमेंट के फेस में जिस एक्सपेंस में है वहां से माइनस कर देंगे, खत्म करेंगे ना, एक्सपेंस बना हुआ है। एस ने उसको अपना एडमिन एक्सपेंस बनाया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे उस एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में ऐड बैक कर देंगे। हाँ जी, ये 2-3 वैरायटियां काफी हैं। अच्छा, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है वैसे आपको बता के, पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ पिछले साल किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने इसको इतनी डिटेल से सोचा ही नहीं। और अगर लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर हुई है सेटल, इसकी भी 1-2 वैरायटियां लिख लें ताकि उसकी एक एंड शक्ल निकला है। यानी ये भी मिसालों से बताता हूं। इसका भी बेस डाटा वही है, 2021 के शुरू में एक्विजिशन है, एक्विजिशन डेट पे कंटिंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 7000 है और हम 2022 की कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बेस डाटा वही है, 2021 के स्टार्ट में एक्विजिशन है, एक्विजिशन डेट पे कंटिंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 7000 है और हम 22 की कंसोलिडेशन कर रहे हैं। लिख लिया यहां तक? चलें, एक वैरायटी 2021 में एस ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और 22 में फाइनली ये सेटल हो गई 9000 की। 21 में एस ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और 22 में 9000 की पेमेंट हो गई, तो 7 रिवर्स कर देंगे क्योंकि एस ने 9000 एक्सपेंस बनाया, हम कहते नहीं 7 प्री फेज का है, तो 7 रिवर्स कर देंगे। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा, थोड़ा सा। अगली वैरायटी लिखें। एस ने 21 में प्रोविजन बनाई थी 4000, 21 में प्रोविजन 4000 बनाई थी और 22 में 10,000 सेटल कर दिया। जी, 21 में 4000 की प्रोविजन बनाई थी, 22 में 10,000 सेटल कर दिया, तो 3 रिवर्स कर देंगे क्योंकि इसने इस साल 6 और एक्सपेंस शो किया होगा, तो 3 रिवर्स कर देंगे। पिछले साल उसने 4 की प्रोविजन बनाई थी, इस साल उसने 10 पे किया, तो एस ने एंट्री की होगी 4000 प्रोविजन डेबिट है, 22 नहीं 2022। 2021 में उसने 4000 की प्रोविजन बनाई थी, सन 2022 में 10,000 कैश दे के सेटल हो गया, तो उसने 2022 में 6000 और एक्सपेंस बनाया होगा, तो उसमें से 3 रिवर्स कर देते हैं। अगली वैरायटी 2021 में 4000 की प्रोविजन बनाई थी, और 2022 में 4000 ही पे करके सेटल हो गया,
कुछ भी नहीं सोचें। फॉर द ईयर उसने दोबारा 2021 में 4000 की प्रोविजन बनाई थी और 2022 में 4 ही पे करके मामला सेटल। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ हाँ क्या उसका हमने पहले ट्रीटमेंट किया था कि 3000 इनकम बना लेंगे। क्यों बना लेंगे इनकम? क्योंकि हमने उसको 7000 प्री फेस का एक्सपेंस समझ के ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी बनाई हुई थी, वो 4 में जान छूट गई, तो उसको 3000 एक इनकम बना लेंगे। देखें ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक 7000 की जिम्मेदारी थी, वो 4 में सेटल हो गई। सेटल हो गई ना, तो रखने की जरूरत नहीं है, सेटल जो हो गई, तो 3000 को इनकम बना देंगे। वो अगली वैरायटी, हाँ मतलब 7 से ज्यादा सेटल होती तो हम नहीं 4 एक्सपेंस एस ने बनाया पिछले साल, इस साल उसने 10,000 टोटल सेटल किया, तो 4,000 उसने पिछले साल एक्सपेंस बनाया था, 6,000 इस साल एक्सपेंस बनाया होगा। हम ग्रुप में 4 पिछले साल रिवर्स करेंगे, 3 इस साल रिवर्स करेंगे। जो हम कर रहे हैं वो एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में भी करेंगे। ये वाली वैरायटी दोबारा सुने। 2021 में 4,000 की प्रोविजन बनाई थी और एस ने 4,000 ही 2022 में पे करके सेटल कर दिया, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 3000 बच गए हमारे, तो वो 3000 रुपए 2022 में एक इनकम के तौर पे आ जाएंगे, एस की इनकम के तौर पे आ जाएंगे, यानी इनकम स्टेटमेंट के फेस पे भी और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में ऐड। बैलेंस शीट के लिहाज से देखें तो इस डिफरेंस को हम रिटेन अर्निंग में लेके जा रहे हैं। हाँ, तो इसका तो हम रिटेन अर्निंग में यही 7,000 ही कर रहे होते हैं, तो लेकिन हमारे गुडविल तो फिर इसका मतलब गलत निकल आई। नहीं गुडविल तो 7,000 के हिसाब से निकल आई ना, एक बार निकाल ली ना, उसके बाद काम या ज्यादा में सेटल हो रही है, तो वो बाद के हालात हैं। हमारे पास बार्गेनिंग पावर थी कि हमने उसको मुका कर लिया, 4,000 में सेटल कर लिया। गुडविल हम क्यों नहीं एडजस्ट कर? उस वक्त वो लोग जो प्रॉब्लम लेके आए थे वो 7,000 के केस में फंसे हुए हमारे पास शेयर्स बेच के गए थे। पुराने लोगों ने जो हमें शेयर्स बेचे थे वो 7,000 के केस में फंसे हुए शेयर्स हमें बेचे थे, हमने बाद में सेटल कर लिया, तो हमारी इनकम है, सस्ते में सेटल कर लिया था। उस वक्त जो इस केस में वो फंसे हुए थे, हमारी नजर में वो 7,000 पेनल्टी वाला केस था। उसके बाद अगर और ज्यादा पैसे देने पड़े वो भी हमारी किस्मत, और एक्सपेंस कम में पैसे छूट गए तो वो भी हमारी कामयाबी। उस वक्त तो 7,000 थी, इसलिए गुडविल 7,000 के हिसाब से निकल आई। हाँ जी सर, ये जो अभी आपने केस लाइक जा रहे थे इसमें 10,000 वाली बात थी, तो उसमें और जो पिछले वाली एग्जाम्पल हमने की है प्रोविजन में, उसमें कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ तब आएगा जब थोड़े पैसे हैं। जैसे देखिए मैंने जो प्रोविजन वाली मिसाल दी है ना, उसमें 2021 में 4,000 प्रोविजन बनाई और 2022 में 2 और बना ली, तो कम है 7 से। हमने सिर्फ 2 को रिवर्स किया क्योंकि बाकी पेंडिंग है, देखेंगे बाद में क्या होता है। लेकिन अब क्या किया कि अब वो सेटल हो गया मामला, तो हमें लायबिलिटी नहीं रखनी, खत्म, सारी लायबिलिटी खत्म। हाँ। आप वैल्यूज वाली बताएं मिसाल। तो ये आप करने 4,000 2021 में प्रोविजन बनाई थी, ठीक है, अब 22 में क्या हुआ? 10,000 जो है, तो ये तो ज्यादा वाला हो गया ना। आप ज्यादा वाला तो सेम रिजल्ट ही आ रहा है, ज्यादा में सेम रिजल्ट है, कम में डिफरेंट है। बाकी आप सेटल करेंगे उसको और 3,000 से रिवर्स करेंगे करंट ईयर में, जो बाकी 4,000 उसको कंप्लीशन में रिवर्स करेंगे। वो तो कर चुके होंगे पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए। 2021 में जब कंसोलिडेट की होगी तो उसमें 4,000 रिवर्स किया होगा। पिछले साल प्रोविजन बनाई थी ना 4,000 की, आप कह रहे हैं। एस ने 4,000 का एक्सपेंस पिछले साल बनाया था, वो हमने पिछले साल इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट करते हुए रिवर्स कर दिया होगा। नहीं समझ आई ना? आप मुझे प्रोविजन वाला बात पूछ रहे हैं कि सेटलमेंट वाली बात पूछ रहे हैं? 2004 में क्या, 2021 में क्या था? क्या था? प्रोविजन बनाई हुई थी। हाँ, तो इसका मतलब प्रोविजन वाली बात पूछ रहे हैं ना। 2021 में तो वो प्रोविजन बनी हुई है ना, 2021 में तो प्रोविजन ही बनी हुई है ना। 2021 की बात करते हैं पहले। उसने 4,000 की प्रोविजन बनाई है, 2021 की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस बनाया होगा, क्या करें हम? सेटल कहां से कर रहे हैं? 21 22 में सेटल किया ना, 21, तो उसने 4,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ, हम क्या करें कंसोलिडेट करते हुए? रिवर्स कर दें, 4,000 रिवर्स कर दें। तो 21 में हमने इनकम स्टेटमेंट में उसको 4,000 रिवर्स किया होगा। अब 22 में आ जाए,
आगे क्या हुआ 22 में? 21 ओके, पक्की बात है। अब 22 में आ गए, 10,000 दे के सेटल कर लिया, तो उसने 22 में 6,000 और एक्सपेंस बना दिया होगा, तो हम उसमें से 3 रिवर्स कर देंगे। 7 तक पूरा करके हमने उसको प्री फेज का कहा था। 4 2021 की इनकम स्टेटमेंट में कंसोलिडेट करते रिवर्स किया होगा, और 3 22 में रिवर्स कर दें। हाँ मुश्किल है, इसीलिए मैं ज्यादा सारी वैरायटियां करा रहा हूं कि आप इन सब एग्जांपल्स पे गौर करें। कॉन्सेप्ट भी इसलिए बता रहा हूं कि 7,000 तक का एक्सपेंस प्री फेज है। एक वैरायटी और लिख लें बस। 2021 में कुछ नहीं किया, 2021 में एस ने कुछ भी नहीं किया, और 22 में 5,000 पे करके सेटल हो गया मामला। 2,000 की इनकम, 5,000 यानी सारा 7,000 ही कह लें रिवर्स। 2021 में कुछ नहीं किया, 22 में ही सीधा सेटल हुआ और 5,000 पे सेटल होकर खत्म हो गया। तो जो 5,000 उसने एक्सपेंस बनाया वो रिवर्स, और खत्म होगी बात। तो 2,000 भी खत्म करके इनकम दोबारा। 2021 में एस ने कुछ भी नहीं किया, 22 में 5,000 देके मामला सेटल कर दिया, तो एस ने 2022 में एक्सपेंस बनाया होगा। तो हम क्या करें, एक तो उस 5 को रिवर्स करें ना, क्योंकि प्री फेज का था, और 2 को इनकम भी बना लें। क्यों इनकम बना लें? क्योंकि बस सेटल हो गया मामला। 7,000 की एक लायबिलिटी थी, खत्म हो गई बस, मिक्स हो गया ना। तो अब ये 6-7 वैरायटियां हो गई, 8। इनको बार बार गौर करेंगे तो फिर याद रहेगी बात। अगर बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो और वैरायटियां की कोशिश कर लेता हूँ। हाँ मतलब सेटलमेंट में और इसमें फर्क ही तब पड़ रहा है जब कम में मामला सेटल हो रहा है, तो फर्क पड़ रहा है कि हम बाकी लायबिलिटी भी खत्म कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा है तो दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। इसलिए पहले मैं एक केस बनाने लगा था, फिर वो 2 बना दिए मैंने, सारा कुछ। मतलब एग्जांपल्स और बताऊं? लें जनाब जितनी मर्जी एग्जांपल्स। बेस डाटा, एक्विजिशन डेट, फेयर वैल्यू है 8,000, वो साथ साथ करके आपको याद ही ना हो जाए। 8,000 है, नहीं, वो आप साथ साथ ही पेपर में साथ साथ ही कर दें। 8,000 एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 21, ये बेस है। 2021 में एस ने प्रोविजन बनाई 9,000, और 2022 में प्रोविजन फर्दर बनाई 4,000। 4 तो रिवर्स हो, एक्सपेंस पड़ जाएगी। 8 रिवर्स होगा 2021 में, और फिर 2021 में 9,000 बनाई है, और 22 में 4 और प्रोविजन बना ली, 13 तक पहुंचा दिया। सोच लें सारे सोच लें, दोनों साल सोचें, 21 की इनकम स्टेटमेंट में क्या और 22 की इनकम स्टेटमेंट में क्या। 21 में 8 रिवर्स कर देंगे, और 22 में कुछ भी नहीं करेंगे। 21 में वो 9,000 एक्सपेंस बना चुका, हम उसमें से बस 8 है जिसको प्री फेज कह रहे हैं, तो 21 में 8 रिवर्स कर देंगे, 22 में मजीद कुछ भी नहीं। वो तो और जितना ऊपर जाता जा रहा है बस ठीक है, एक्सपेंस ही है। 22 में एक्सपेंस तो आ रहे हैं ना, वो जो होने ही। हाँ, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, हालात ऊपर बिगड़ते जा रहे हैं ना। पहले शीट में पढ़ाया था कि अगर एस प्रोविजन बनाते बनाते और आगे निकल गया तो ठीक है, निकल गया तो निकल गया। अगर एस ने ज्यादा प्रोविजन बना ली है तो हम उसको मानते हैं लायबिलिटी। बैलेंस शीट में यही बात बताई थी। मैंने कहा था कि आईएएस की ना मिजाज क्या है सारे के पीछे। आईएएस का मिजाज ये है कि जितनी एक्विजिशन डेट पे आप समझते हैं कि लायबिलिटी है, जब तक ये सेटल नहीं हो जाती, यानी जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि इतना या इससे कम पे होना है, तब तक आपने कम नहीं करना उसको। हाँ, अगर एस इसको और बढ़ा रहा है तो ठीक है, फिर बढ़ा ले। आईएएस की वर्डिंग ये है कि जो अमाउंट है वो लोअर ऑफ होगी एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू, और वो अमाउंट जो एज पर आईएएस 37 रिकॉर्ड होती। ये आईएएस की वर्डिंग है। तो कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि एक्विजिशन डेट पे हम इस ऑब्लिगेशन की जो अमाउंट निकाल रहे हैं, आईएएस चाहता है कि जब तक ये सेटल ना हो जाए, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि इससे कम में जान छूट जाएगी, आपने इसको कम नहीं करना 8 से,
लेकिन अगर एस इसको 8 से और ज्यादा बनाता चला जा रहा है तो फिर वो सोच समझ के ही बना रहा होगा। तो एस ने 9021 में प्रोविजन बना ली तो एक्सपेंस भी 9 बनाया होगा, तो हम उसमें से 8 रिवर्स करेंगे बस, और 22 में कुछ भी नहीं करेंगे हम, हैं? जितनी उस दिन की वैल्यू है ना, बस वो है जो एक्सपेंसेस में से नहीं है, वो प्री फेज का है। 2023 में बात करें 7,000 में सेट हो जाती है इसी सवाल में 2023 में। हाँ। तो फिर हम 1,000 इनकम बनाएंगे। नहीं, हमने 8 को तो पहले ही रिवर्स कर दिया ना। नहीं, तो फिर अगर फाइनल सेटलमेंट 7,000 की होगी, कोई बात नहीं, नहीं वो इनकम बन जाएगी। तो वो एस खुद ही बना लेगा, एस एस बना लेगा उसको इनकम, क्योंकि एस अपनी लायबिलिटी 13 तक ले गया हुआ है। कुछ करना होगा हमारा। हमने पहले साल 8 रिवर्स कर दिया बस, अब उससे अगले ईयर में जो हो रहा है वो सही है। मैंने और भी कुछ पढ़ाना है, एक मिसाल और बस बहुत है, ये इसी यही ना निकल जाए आज की क्लास। ये सवाल मनूस तो पूरा कर लूं। ये वैसे ऐसा मनूस सवाल बन गया कि मैं ना कल प्रेशर में आ गया कि यार 3 क्लासें निकल गई मेरी इस सवाल के ऊपर, वरना मेरी अपनी कैलकुलेशन में मैंने ये परसों खत्म करा दिया होना था। मैं मंडे को अपनी तरफ से खत्म करा चुका था ये है। नहीं, वो तो खैर अभी 3-4 दिन मुझे स्टेबल होने में लगेंगे, क्योंकि बहरहाल इंसान हो यार, मशीनरी चल रही है, चले जा रही है, तो अभी लगेगा टाइम। लेकिन पढ़ाते हुए मैं एनर्जेटिक ही होता हूँ। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एक मिसाल और। 2021 में प्रोविजन बनाई 5,000 की, और 2022 में टोटल 6,000 सेटल हो गया। हाँ, वो बेस वही है, वो वही सोचने से होते हैं, पहले बाकी भी सोचने से। हाँ, वही वो बेस वही है 8,000। हाँ जी, 21 की इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे हम? 5 रिवर्स करेंगे। अच्छा, रिवर्स करने का मतलब फिर एस की रेलेवेंट एक्सपेंस वाली आइटम से निकाल देंगे और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में ऐड बैक कर देंगे। 21 की इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे? 5,000 रिवर्स। 2022 में 1,000 रिवर्स करेंगे, और 2,000 चूंकि मामला सेटल हो गया तो उसको इनकम बनाना। है? हो गया क्लियर? चलें अब देखें आज जाने तक भी याद रहता है कि नहीं रहता। लेकिन ये मेरी बड़ी लर्निंग हो गई आज, ये इतना नहीं सोचा था पहले। लेकिन ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की अच्छी एडजस्टमेंट है और ये एग्जामिनर को पसंद है। ये 21 में 5,000 हम इनकम स्टेटमेंट में रिवर्स कर देंगे। 2022 में एस ने टोटल 6,000 दिया तो उसने 1,000 और एक्सपेंस बनाया होगा, हम वो रिवर्स करेंगे। और चूंकि लायबिलिटी फाइनली खत्म हो गई तो 2,000 इनकम बना देंगे। कौन सा 2,000? ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्लिगेशन 8 की थी। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 13 हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 18 बैलेंस शीट में तो उसको वो मैंने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के जरिए समझाया था, यहां पर आसान है। एडजस्टमेंट नंबर 18 डेफर्ड टैक्स। जो हम इस साल में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स हो, चाहे वो कोई एरर की एडजस्टमेंट हो, जो हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो चूंकि इनकम स्टेटमेंट का सवाल है तो वो सारी एडजस्टमेंट्स अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही हो रही है ना। तो जो पी के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उन पे टैक्स रेट लगा के पी का टैक्स एडजस्ट करेंगे। दोबारा सुने, मैंने डेफर्ड टैक्स आपको बैलेंस शीट का सवाल कराते हुए वो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के जरिए समझाया था। समझ आ गया? ठीक है, नहीं तो खैर है। इनकम स्टेटमेंट वाली बात रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं वो प्रॉफिट को ही इफेक्ट कर रही होती है ना। तो जो एडजस्टमेंट्स
पी के प्रॉफिट को हम एडजस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पी के एरर्स ठीक कर रहे हो, चाहे कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो, और इसी तरह से जो हम एस के प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट का नेट रिजल्ट टैक्स भी एडजस्ट करेंगे। टैक्स एडजस्ट करने से मुराद है कि अगर हमारी एडजस्टमेंट्स में हम प्रॉफिट को और बढ़ा रहे हैं तो टैक्स एक्सपेंस और बना देंगे, और अगर प्रॉफिट को कम कर रहे हैं तो टैक्स एक्सपेंस कम कर देंगे। एस की एडजस्टमेंट्स एस के प्रॉफिट पे टैक्स एडजस्ट होगा, पी की एडजस्टमेंट्स पी के प्रॉफिट में टैक्स एडजस्ट होगा। तो ये डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट सवाल में करनी पड़ सकती है कि हम जो जो एडजस्टमेंट्स पी और एस के प्रॉफिट्स में कर रहे हैं तो उनका टैक्स भी एडजस्ट होगा। लेकिन अगर उन आइटम्स में से कोई ऐसी हैं जिनकी टैक्स इफेक्ट ही नहीं है तो उनका नहीं होगा। ये एडजस्टमेंट नंबर 18 में मैंने एडजस्टमेंट नंबर 18 पेज नंबर 20 के जो एडजस्टमेंट सिर्फ पी की हैं उन पे टैक्स एडजस्ट करके टैक्स एक्सपेंस में एडजस्ट होगा, और जो एस की एडजस्टमेंट पे टैक्स है वो टैक्स में तो एडजस्ट होगा ही होगा, एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में भी एडजस्ट होगा। जी क्या पूछे? नहीं, मैंने कहा वो मनूज सवाल पूरा करा दूँ ना, तो फिर ये लास्ट चीज़ पे एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर रह जाएगी। चलें उस सवाल पे आए, उसको पूरा करते हैं मनूज को। हैं क्या? नहीं, ये सवाल मैंने बनाया था, लेकिन ये कि बन अच्छा गया इस लिहाज से कि आप ये सवाल पूरा कर लेना तो सारी मेजर एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी रिवाइज, इसलिए मैंने उसको मास्टर क्वेश्चन ही कहा था। 50 एक क्विक रिकैप दे देता हूं। एस और पी के सारी फिगर्स ब्रैकेट में खोल ली थी। पॉइंट नंबर 1, इसका इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट एक तो ये है कि जो डेफर्ड का इंटरेस्ट फॉर द ईयर बनता है वो पेरेंट ने चूंकि रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही ऐड हो जाएगा। फिर जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं की थी उस पे जो चेंज 1.75 आया है वो फॉर द ईयर एक्सपेंस बन गया था। फिर उसके बाद ये लैंड वाले का 2000 क्यों नहीं किया था? क्योंकि हम 2020 कर रहे हैं, ये तो 2019 का वाकया था। इसी तरह ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी इनका क्यों कुछ नहीं किया था? क्योंकि हम 2020 का सवाल कर रहे हैं, वो तो 2019 में किया था। पॉइंट नंबर 2, एस के एसेट्स की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। लैंड इस साल एस ने बेची होगी तो उस पर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट 2000 कम होना चाहिए, तो वो 2000 अदर इनकम से लेस कर दिया था। प्लांट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज की थी, एक्सपेंसेस में ले आए थे और एस के पैट में से लेस कर दिया था। पॉइंट नंबर 3, ब्रांड, इसको हमने खुद क्रिएट किया था तो इसकी इमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर एक्सपेंसेस में डाल दी थी और एस के पैट में से एनसीआई की वर्किंग में लेस। पॉइंट नंबर 4 ब्रांड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो नहीं, एडमिन में डाल दें। पॉइंट नंबर 4 में क्या करेंगे? एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू 7000 थी, एस इसको पिछले साल ही 9000 रिकॉर्ड कर चुका था, तो पिछले साल यकीनन हमने 7 रिवर्स की होगी। इस साल जो एस ने कर लिया हम सबर शुक्र से मान लेंगे, तो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो पॉइंट 4 डन। पॉइंट नंबर 6, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया हुआ था और है इस पॉइंट के बगैर हाँ हो जाना था, लेकिन बस वो बस दिमाग बंद हो गया था मेरा वहीं पे। तो पॉइंट नंबर 6, इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग कर ली थी, ये परसों ही कर ली थी। इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का निकला था 16000 समथिंग, एक्सपेंसेस में आएगा और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो बस एक्सपेंसेस में रहेगा। ये मैं मनूज सवाल ज़बानी उतार दूं। इंपेयरमेंट लॉस गुडविल 16000, एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, एक्सपेंस बनेगा बस। अगर फेयर वैल्यू पे होता तो एक तो पूरा को 22000 होता, एक्सपेंसेस में लिखते और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में से लेस करते। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए 16000 बस एक्सपेंसेस में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7,
इंटर कंपनी सेल्स हैं 2, P2S भी है, S2P भी है, तो ये दोनों की दोनों इंटर कंपनी है, इसलिए 20 भी और 36 भी ये दोनों ही एलिमिनेट होंगी। तो 56,000 सेल्स में से भी लेस, कॉस्ट ऑफ सेल में से भी लेस, और जो इसका यूआरपी है ये ऑलरेडी वर्किंग कर ली थी बैलेंस शीट में। एक P की बेची हुई चीज़ों का यूआरपी था और एक S की बेची हुई चीज़ों का यूआरपी था, तो दोनों यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और सिर्फ S की बेची हुई चीज़ों का यूआरपी वो NCI में S के पैट में से लेस। हाँ, वो एक PP रह गया जी। पॉइंट नंबर 6 में PP की 7800 की इंपेयरमेंट थी। पॉइंट नंबर 6 में जब परसों कैलकुलेट किया था ना, तो 7800 PPE के हिस्से का इंपेयरमेंट लॉस निकला था, तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में आ जाएगा, और S के एसेट्स की इंपेयरमेंट थी, तो NCI की वर्किंग में S के पैट में से 7800 लेस। 7, 8 मशीन का यूआरपी था, जो प्रॉफिट है 7600 नहीं, जो प्रॉफिट है 8000, वो एक की अदर इनकम में आ रहा होगा, वहां से लेस, और जो 400 एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस में से लेस, और P सेलर होता तो बस, S सेलर है इसलिए 7600 S के पैट में से लेस। ये आप भी इग्नोर ही कर रहे हैं या समझ भी आ रही बात? 9 ये थी ही बैलेंस शीट की चीज, लेकिन इसमें एक चीज इनकम स्टेटमेंट की भी होगी, जो P ने डिविडेंड इनकम शो की होगी वो अदर इनकम से माइनस कर देंगे। ये जो S ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, 4000 था शायद, उसमें से जो P को 70% मिलना था वो उसने अदर इनकम बनाया होगा, वहां से निकाल देंगे। और ये जितनी चीजें S और P के प्रॉफिट में एडजस्ट की, उनका टैक्स भी 25% एडजस्ट हो जाएगा। P की अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सवाल में तो पता है ना क्या क्या एडजस्ट किया है, तो P की देख लेना, वर्किंग की शक्ल देख लें। जिनको थोड़ी बहुत भी टैक्स वाली बात की समझ आई है, वो सोल्यूशन में पेज 73 पे नहीं 74 पे 74 पे नहीं 74 तो मैंने पिछले साल की हुई है, किधर गया? 72 पे 72 के एंड पे वर्किंग 7। P में हमने एडजस्टमेंट्स इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन की, उस पर टैक्स नहीं है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन की, उस पर टैक्स नहीं है, नहीं P में। और एक यूआरपी की बस उसका टैक्स एडजस्ट हुआ, और S का टैक्स जो एडजस्ट हुआ है वो ऊपर NCI की वर्किंग में नजर आ रहा है। NCI की वर्किंग देख जरूर लें, टैक्स क्या एडजस्ट किया है मैंने। ये 22400 क्या है और 2 क्या है? ये 22400 डब्बे का टोटल आ गया, जितनी एडजस्टमेंट्स की हैं उसमें से 2 निकाल लिया, क्योंकि उस गेन ऑन लैंड का टैक्स नहीं है। लेकिन टैक्स वाली एडजस्टमेंट की फिलहाल टेंशन ना लें, जब IAS 12 पढ़ चुके होंगे तो इसमें बेहतरी हो गई होगी। है? अगर आपको पहले साल का सवाल दिया हो, सवाल ये पूछा है कि गुडविल की वर्किंग इनकम स्टेटमेंट के सवाल में करनी है कि नहीं करनी है, अगर पहले साल का सवाल है तो जरूर करनी है। क्यों? क्या पता नेगेटिव गुडविल हो, और अगर कहा है कि गुडविल इतने % इंपेयर है तो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल निकालेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे। पेज नंबर आइए 47, प्रैक्टिस क्वेश्चंस 47 पेज। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 47, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8।
हाँ जी, अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, 70% शेयर्स खरीदे हैं कब? 1 नवंबर 2018, जबकि जिस साल का सवाल कर रहे हैं वो है 1 जुलाई 18 से 30 जून 19। क्या खास बात है इसमें जो पिछले सालों में नहीं थी? जिस साल में एक्विजिशन हुई है उसी साल का सवाल है और 12 महीने से कम गुजरे हैं, 8 महीने गुजरे हैं। इसको हैंडल करने का असल तरीका ये है, असल एग्जाम में नहीं, असल कि हमने इनकम स्टेटमेंट, अभी शुरू में बात की थी, इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट शुरू करनी ही पोस्ट फेज में। हम एक्वायर करेंगे तो उसके बाद हमारी मेहनत शामिल होगी और इनकम एक्सपेंसेस हम कंसोलिडेट करेंगे। तो एक्विजिशन के बाद का बुक्स में से डाटा निकाला जाएगा, उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी, उसको कंसोलिडेट किया जाएगा। यह है असल तरीका। असल में 1 नवंबर 18 से लेके 30 जून 18 सिस्टम में डेट एंटर करेंगे, उसके अकाउंट्स निकलेंगे, वो कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन सवाल में क्या करें? सवाल में अजम्पशन होती है कि हर चीज हर महीने बराबर हो रही है, तो फिर एस की हर इनकम स्टेटमेंट की फिगर को 8/12 कर लेंगे। देख लें सोल्यूशन इसका। सिंपली हर फिगर को मैंने 8/12 कर दिया। ये है एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर होल्डर। ऐड किया ये तो फूड की सेल वैल्यू की ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में सेलर कम आती है। दोबारा बताइए, ये जो 1000 यूआरपी है, हाँ आपने 3000 2000 किया, हाँ जी, तो वो तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1000 का प्रॉफिट है ना, मतलब वो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने गुड बेची है उसका भी मार्जिन है ना, इसके अंदर लोड पी ने एस को गुड्स बेची है ना, हाँ, पी ने अपना मार्जिन लोड करके बेची है, तो ये वही है। गुड कॉस्टिंग 2000 और सेलिंग, ये तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा गया? एस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ। उस इंफॉर्मेशन पूरी फ्लो में चल रही है। पूरी बात ये चल रही है कि पी उसको चीजें बेचता रहा है हर महीने, ईयर एंड पे 3000 की बेची हुई चीजें जो 2000 कॉस्ट की थी वो स्टॉक में पड़ी हैं। तो ये तो नहीं लिखा कि 3000 एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल वैल्यू है, ये तो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। ईयर एंड पे बची हुई चीजें 3000 सेल वैल्यू की हैं जिनकी कॉस्ट 2000 है, मतलब यूआरपी 1000 है। तो पी सेलर है इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, बस एस सेलर होता तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड भी करते और एनसीआई में एस के पैड में से लेस भी करते। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर डन, इनकम स्टेटमेंट डन। और इसको मेरी तरफ से शदीद किस्म की गुजारिश समझ लें कि आप जब संडे को आए ना तो ये मास्टर क्वेश्चन पूरा खुद से एक दफ़ा हाथ से सॉल्व करके आए। अब आइए आप पेज नंबर अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैफ में एक चीज़ जो पड़ी हुई है वो थोड़ी बहुत तो याद ही होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बिल्कुल भी नहीं याद? इक्विटी में जितने हेड्स होते हैं उन सबके कॉलम्स होते हैं, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और जो फॉर द ईयर चेंजेस हुई होती हैं, चेंजेस शेयर इशू हुए होंगे, डिविडेंड पे हुआ होगा, प्रॉफिट आया होगा, सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हुआ होगा, रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व को ट्रांसफर हुआ होगा, बोनस शेयर इशू हुए होंगे, राइट शेयर इशू हुए होंगे, वो सब स्टेटमेंट के अंदर लाइन बाय लाइन आ रहे होते हैं। ये होती है हाँ, क्योंकि बाकी एसेट्स लायबिलिटीज तो होते ही ईयर एंड के हैं। चलो जज़ाकल्लाह। अच्छा, अगर ये मैं शक्ल दिखा रहा हूँ, अगर आपको याद है तो बेशक ना लिखें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैफ में जो पड़ी थी उसकी एक सैंपल शक्ल दिखा रहा हूँ। ये जो कैफ में पड़ी होगी आपने, फॉर द ईयर एंडेड, चलो मिसाल ले लेते हैं, दिसंबर 31, 2022, अंग्रेजी, और जितने इक्विटी में हेड्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फेयर वैल्यू रिजर्व, ये IFRS 9 वाला, IFRS 9
एक रिवैल्यूएशन सरप्लस कर लेते हैं, जनरल रिजर्व कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग्स और टोटल। जितनी भी इक्विटी में हेड्स हैं ये कॉलम्स होते हैं, और अगर कंपैरेटिव से शुरू करना हो, जैसे अगर हम 22 बना रहे हैं तो बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, पहले कंपैरेटिव शुरू होता है, फिर उसके बाद नीचे करंट ईयर आता है। लेकिन मैं आपको बस फॉर्मेट ही बता रहा हूं, तो मैं 22 से शुरू कर देता हूं। क्या क्या हो सकता है? डिविडेंड हो सकता है, और वो डिविडेंड अगर कैश है तो रिटेन अर्निंग्स में से बटेगा। फिर राइट शेयर्स इशू हो सकते हैं, उससे क्या होगा? कैश आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा और प्रीमियम बढ़ेगा। बोनस इशू हो सकता है, अगर वो प्रीमियम में से इशू हो रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रहा है, प्रीमियम कम हो रहा है। रिटेन अर्निंग में से इशू हो रहे हैं, कैपिटल बढ़ रहा है, रिटेन अर्निंग कम हो रही है। और क्या हो सकता है? ट्रांसफर्स हो सकते हैं, लेकिन वो चूंकि ईयर एंड की चीजें हैं तो ईयर एंड वाली चीजें ले आते हैं। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की एक लाइन भी आ सकती है, और पैट और ओसीआई दो अलग अलग लाइनें भी आ सकती हैं। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की एक लाइन भी काफी है। इसके सामने क्या क्या आएगा? टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम होती है पैट प्लस ओसीआई, तो दो अलग अलग लाइनें भी लिख सकते हैं, और टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की लाइन भी हो सकती है। किस कॉलम में लिखूं? रिटेन अर्निंग्स में लिखूंगा, और ये होगा पैट। अगर ओसीआई फॉर द ईयर में कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस आ रहा है, यहां आ जाएगा। रिवैल्यूएशन गेन लॉस आ रहा है, यहां आ जाएगा। ये ओसीआई वाली आइटम्स है। और क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम सरप्लस कह लेते हैं, सरप्लस से निकल जाएगा और रिटेन अर्निंग्स में आ जाएगा। चले, काफ़ी है। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22, ये होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आपसे ये भी टेस्ट हो सकती है, हो चुकी है एक दो दफ़ा गालिबन, 2 दफ़ा मेरा ख्याल है। मल्टीपल आईएएस के सवाल में, अच्छा मल्टीपल आईएएस का सवाल बड़ा ट्रेंड है अब, हर अटेम्प्ट में मल्टीपल आईएएस का सवाल होता है कि एक सवाल होगा उसमें एक एक पार्ट हर मुख्तलिफ आईएएस का होता है, तो ये तकरीबन अब मस्ट अपीयर होता है पेपर का। तो उसमें ये टेस्ट हो चुका हुआ है। मल्टीपल आईएएस का सवाल था और कहा था कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दे, मेरा ख्याल है 2 दफ़ा हो चुका है। तो एक कंपनी की भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी जा सकती है, लेकिन अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये करना है तो कर लें, फिर मैं ग्रुप की बात करता हूं। जी नोटेड। अच्छा अब आए, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम कैसे निकलती है? हाँ, तो पैट और ओसीआई सबको मिला के टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम कहते हैं। तो लाइन टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की आ गई, उसमें जो पैट था वो इधर लिख दिया और जो ओसीआई था वो इधर लिख दिया। अलग अलग लाइन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट की अलग, ओसीआई की अलग। आप आइए अब पेज, चैप्टर में पेज 23, चैप्टर में पेज 23। ग्रुप की चेंजेस इन इक्विटी पहुंचे? इसमें ना इक्विटी के तो पहले 2 टुकड़े हैं, एक पेरेंट के हिस्से का और एक एनसीआई का कॉलम है, क्योंकि एनसीआई भी इक्विटी का हिस्सा होता है। पेज 23 चैप्टर में एक जो कॉलम्स हैं, यही जो मैंने कैपिटल प्रीमियम वगैरह लिखे हुए हैं, इनके ऊपर एक हेडिंग आ रही है, ये सब वो हैं जो पेरेंट के शेयर होल्डर्स का है।
और सेकंड लास्ट एक कॉलम आ रहा है एनसीआई का। पेरेंट वाले हिस्से का भी टोटल होता ही अच्छी बात है, टोटल होना चाहिए, और आगे ग्रैंड टोटल है, लेकिन टोटल पे एग्जामिनर को इतना टच ही नहीं होता, टोटल कॉलम पे वैसे बना लेना चाहिए, अच्छी बात है। इनमें फर्क देखिए, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स, ये एक अलग सेट है, और इस सब सेट के ऊपर हेडिंग क्या है, एट्रीब्यूटेबल टू पी। ये वो है जो पी की चीज है। बैलेंस शीट अगर याद करें ना तो कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग। कैपिटल प्रीमियम सिर्फ पी का बैलेंस शीट, और अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग भी हम वर्किंग से कौन सी वाली फिगर निकाल रहे होते हैं, जो पी का हिस्सा बना होता है, मतलब पी का कॉलम और एस का जो हिस्सा अदर आया होता है, तो वो ग्रुप ही की चीजें होती हैं। तो ये सारे वाले कॉलम एट्रीब्यूटेबल टू पी, उनका एक टोटल आया, और एक और साइड पे बन गया एनसीआई का। अब इसमें फिगर्स कौन सी लिखेंगे? अगर आपको ग्रुप की सोसी का सवाल टेस्ट होता है, जो हो चुका है एक दो दफा, रिसेंटली भी वही आया है, ग्रुप की सोसी का सवाल अगर टेस्ट होता है आपको, तो उसमें फिगर्स आप कैसे निकालेंगे वो आपको एक एक लाइन करके समझाता हूं। अगर तो ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए तो ये बहुत एहसान होगा एग्जामिनर का, ये बहुत एहसान करेगा कि वो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे देगा, वरना कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। और मास्टर क्वेश्चन बनाई इसलिए था कि आप उन मुश्किलों से गुजरें, तो इस मास्टर क्वेश्चन में ओपनिंग कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। वो कैसे हैं वो सिखाता हूं, ओपनिंग से पहले बाकी चीजें बताता हूं। डिविडेंड, जो पी ने डिविडेंड बांटना है वो रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से लेस होगा। देखें, डिविडेंड दोनों बांट रहे हैं, पी अपने शेयर होल्डर्स को, एस अपने शेयर होल्डर्स को। रिटेन अर्निंग वाला कॉलम कौन सा है? ये इधर स्लाइड पे खोल लूं या है? खोल लें। इससे में तो टाइम ही निकल जाना यार। रेहान ये खोल दे यार। ये लो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये तो बांध दिया। ये वही जो मैंने अभी सोसी के कॉलम बताए थे, कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग, टोटल, ये सारे के सारे वो हैं जो पेरेंट का हिस्सा बनता है। ये एनसीआई का अलग कॉलम आ गया। ओपनिंग बाद में बताता हूं। ये जो डिविडेंड है, ये अभी पहले कंपनी के फॉर्मेट में कहां लिखा था? डिविडेंड, रिटेन अर्निंग से। अब रिटेन अर्निंग यहां पर ये वाली आ रही है, ये कौन सी रिटेन अर्निंग है? सिर्फ पी की। तो इसमें से डिविडेंड बंटना भी कौन सा शो होना चाहिए? सिर्फ पी का। तो इसमें से ये वो डिविडेंड आएगा जो पी ने बांटा है। ये पी का बांटा हुआ डिविडेंड यहां पर आएगा। एस की रिटेन अर्निंग किधर गई? उनका 80% इसमें आ रहा है, 20 इसमें आ रहा है। तो एस का डिविडेंड बांटा हुआ यहां से क्यों ना दिखाएं? ये जरा समझिएगा बात। इस रिटेन अर्निंग में पी की रिटेन अर्निंग भी है और एस की रिटेन अर्निंग का 80% हिस्सा भी इसी में ही है। जो पी ने अपने ओनर्स को डिविडेंड बांटना है वो तो डिविडेंड बांटना यहां शो होगा। जो एस ने डिविडेंड बांटना है उसमें से 80% यहां से बंट रहा होगा और वही पी को इनकम भी आ रहा होगा। तो इन इफेक्ट वो है ही कुछ नहीं। इसमें पी की रिटेन अर्निंग भी है और एस की रिटेन अर्निंग का 80% है। तो वो जो एस का डिविडेंड बटा हुआ है वो एस की रिटेन अर्निंग में से माइनस हो रहा है और वही फिगर पी को मिलके इनकम बन रही है। तो इसलिए वो इसके अंदर ऑफसेट होके कैंसिल हो गया।
तो यहां पर सिर्फ कौन सा डिविडेंड प्रेजेंट होगा? जो पी अपने ओनर्स को दे रहा है। एस की रिटेन अर्निंग का 20% किधर है? ये इसमें छुपा हुआ है। एनसीआई की फिगर, वैल्यू ऑफ एनसीआई प्लस अदर रिजर्व में एनसीआई का हिस्सा, रिटेन अर्निंग में एनसीआई का हिस्सा। तो एस की रिटेन अर्निंग का 20% इधर है ना, तो जो एस ने डिविडेंड बांटना है सिर्फ 20%, वो यहां नेगेटिव शो होगा। ये मैंने 2 बुलेट पॉइंट्स, पहले बुलेट पॉइंट में ये लिखी हुई बात कि जो डिविडेंड वाली लाइन होगी, इस कॉलम में से सिर्फ वो डिविडेंड लेस होना है जो पी ने अपने ओनर्स को देना है, और एस के डिविडेंड में से 20% यहां से लेस होना है। ठीक है, जब एस की रिटेन अर्निंग का है ही इधर 20%, तो डिविडेंड बटना भी 20% ही यहां से लेस होगा। अगर कोई राइट शेयर इशू हो रहे हैं तो कैपिटल किसका आ रहा है? सिर्फ पी का। तो जो पी ने शेयर इशू किए होंगे ये वही आने, उन्हीं की फेस वैल्यू, उन्हीं का प्रीमियम। क्या पता एस ने भी कोई शेयर और इशू किए हों, उसमें जो पी को इशू किए होंगे तो ग्रुप पॉइंट ऑफ से तो वो कोई शेयर इशू ही नहीं है, लेकिन जो उसमें से एनसीआई को इशू हुए होंगे वो ये सिर्फ फेस वैल्यू टोटल, क्योंकि एनसीआई हमने टोटल एक ही कॉलम बनाया हुआ है। ये मैंने दूसरे स्टेरिक पॉइंट पे लिखा हुआ है कि राइट इशू के सामने जो पी ने और इशू किए हैं ये वो हैं, अगर एस ने कोई किए हैं तो उनमें से बस उतने जो एनसीआई को मिले हैं ये वो हैं। ओके, लास्ट चीज टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम है। ये पोर्शन है सिर्फ पी के हिस्से का जो हक बनता है। रिटेन अर्निंग में कौन सा पैट ऐड होना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट की शक्ल देख के सोचें। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी, ये वो है, और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई वो ये। अगर प्रॉफिट और ओसीआई अलग अलग दिखा रहे हैं तो, लेकिन हम तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की एक ही लाइन दिखा रहे हैं। अब उस एक ही लाइन को बताता हूं, ये क्या फिगर होगी? टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, और वो जो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू शेयरहोल्डर्स ऑफ पी है वो ये दो में तोड़ दी। क्या? ये प्रॉफिट और ये रिमेनिंग। ये मैंने इस तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश की है, प्लस माइनस भी करके दिखाया है। ये तीसरा बुलेट पॉइंट भी देख लें। यानी अगर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी 30,000 आ रहा है, एनसीआई 3,000 आ रहा है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी 32,000 आ रहा है, एनसीआई 3,400 आ रहा है। बताएं इस कॉलम में क्या क्या आएगा? टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई कॉलम में क्या आएगा? 3400। रिटेन अर्निंग में क्या आएगा? 30,000, और ओसीआई में 2,000। ये ग्रुप की एसओसीआई है, एसओसी है कि डिविडेंड सिर्फ पी वाला, और यहां पर एस, अच्छा पी वाले से मुराद जो पी ने अपने शेयर होल्डर्स को देना है, और यहां पर जो एस ने डिविडेंड बांटा उसका सिर्फ 20%। इश्यू ऑफ शेयर्स सिर्फ पी ने जो इशू किए, और अगर एस ने इशू किए उनका 20%। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम ये सब है, और ट्रांसफर कौन सा वाला? सिर्फ पी वाला, क्योंकि वो जो एस वाला है वो तो यहीं कहीं रुल रहा होगा। ट्रांसफर सरप्लस से निकल के रिटेन अर्निंग में जा रहा है, पी वाला बस। ये है चेंजेस इन इक्विटी जी। हमने अगर एक्विजिशन किया तो वो जो बाकी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम होगा वो उसमें कराऊंगा। ये मैंने आपको एक सादा सा कंसोलिडेशन, हंसी खुशी सब रह रहे हैं, ये उसका चेंजेस इन इक्विटी बताया। डिस्पोजल, स्टेप एक्विजिशन, इसके दोबारा से सोसी पढ़ाऊंगा। जब आपको मैंने डिस्पोजल पढ़ा लूंगा, स्टेप एक्विजिशन पढ़ाऊंगा, तब उसकी सोसी बताऊंगा कि उसमें क्या लाइन ऐड होगी। हाँ ना, क्योंकि यहाँ पर हैं ही वो पी वाले। सर जो अदर रिजर्व में ट्रेंड है ये पी और 20% ऑफ एनसीआई
हाँ, अगर कोई एस के भी सरप्लस और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर है तो ये वो 80%, क्योंकि एस का 80% इधर है, तो पी के ट्रांसफर या अगर एस के भी हैं तो बस 80% ट्रांसफर। आप क्या कह रहे हैं? ये चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट है। इसमें ओपनिंग बैलेंसेस अगर सवाल में दिए हैं तो जबरदस्त, लेकिन अगर नहीं दिए तो ये फिगर्स वो होंगी जो पिछले साल की ग्रुप बैलेंस शीट बनाते तो क्लोजिंग होती। अब आप अगर सवाल में ये कैलकुलेट करना पड़ा, जो कि मैंने मास्टर क्वेश्चन रखा है कि आप पहले 2019 कैलकुलेट करेंगे, अगर ये कैलकुलेट करना पड़ा तो आप सवाल को पढ़ेंगे इस नियत से कि आप पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, और पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे होते तो कैपिटल कितना आता यहां लिखेंगे, प्रीमियम कितना आता यहां लिखेंगे, अदर रिजर्व्स पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे होते तो फाइनल वर्किंग का आंसर क्या आता। सोसी के ओपनिंग बैलेंसेस अगर सवाल में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आप इस सवाल को पिछले साल की बैलेंस शीट का सवाल समझ के सॉल्व करेंगे, और पिछले साल की बैलेंस शीट का सवाल होता तो अदर रिजर्व्स की वर्किंग बनाएं, रिटेन अर्निंग की वर्किंग बनाएं, जो उनका एंड आंसर आ रहा होता ये सब वो है, एनसीआई की वर्किंग बनाएं, जो एंड आंसर आ रहा होता वो ये है। अगर सवाल में ओपनिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने पड़े, ये बात मैंने यहां नहीं लिखी हुई, ज़बानी बता रहा हूं, अगर सवाल में ओपनिंग बैलेंसेस सोसी के कैलकुलेट करने पड़ गए तो आप इसी सवाल को इस तरह सॉल्व करेंगे कि पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते तो उसमें इनकी क्या क्या फिगर्स निकालते, वो वर्किंग करनी पड़ेगी और उनका आंसर यहां लिखना पड़ेगा। वो तो तब ना, अगर आपको ये फिगर्स इस साल की बैलेंस शीट से पता है तो। अगर इस साल की बैलेंस शीट का सवाल है तो फिर ठीक है, आप उसको क्लोजिंग में लिख लें, उल्टा चल के ओपनिंग बना लें। लेकिन ऐसा चांस कम है कि आपको चेंजेस इन इक्विटी भी पूछिए और बैलेंस शीट भी पूछिए, बहुत हैवी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या जी? पहले जो टेस्ट हुआ है ये वो प्रैक्टिस में आएगा तो देखेंगे, मुझे भी याद नहीं है ज़बानी। 2021 में आया था, उसमें गिवन थे, और अभी वाला मुझे याद नहीं है। वो जो प्रैक्टिस में लाएंगे ना फिर देख लेंगे, मुझे ज़बानी याद नहीं है। 21 वाला याद है, वो ओपनिंग गिवन थे। हाँ, और 2012 में आया था, उसमें कैलकुलेट करने पड़े थे कैलकुलेट, लेकिन वो आसान सा था। अब ये SOFP SOCI चेंजेस इन इक्विटी ये कंप्लीट मैं 58 के अंदर एसोसिएट करता हूं। आप से मुदवाना गुजारिश है कि जब अगली क्लास में आए, क्योंकि अगली क्लास से मैं इंशाल्लाह ये एसोसिएट ख़त्म करके तो पास्ट पेपर्स के सवालों तक पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता नया सिखाता भी जाऊंगा और पास्ट पेपर के सवाल भी बढ़ते जाएंगे आगे, क्लास वर्क होमवर्क चलता रहेगा। तो आप ना ये मास्टर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लें, बाकी दफ़ा करें बाकी सवालों को। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स एक बार सारी पढ़ के ये सवाल पूरा हाथ से सॉल्व कर दें, सही बहुत हो जाएगी अगर आप ये सवाल पूरा कर दें तो। हैं चलें डेफर्ड टैक्स के बगैर कर लें, डेफर्ड टैक्स वाली फिगर्स वैसे ही देख के लिख लेना है जी, वही मास्टर क्वेश्चन ही है। हाँ, सारा डाटा उसके अंदर दिया हुआ है ना, ये दिया होगा, ये आप इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, ये इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी कर चुके होंगे। शेयर इशू मैंने डाला कोई नहीं सवाल में, और ओपनिंग बैलेंसेस यही तो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है मैंने इसमें कि आप 2019 का सवाल सॉल्व करें। है शेयर इशू नहीं डाला मैंने इसमें, नहीं वो तो एक्विजिशन डेट पे है ना, ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं ना शेयर इशू है। और ये ओपनिंग बैलेंस आप ही के लिए कैलकुलेट करने के लिए सवाल में रखे हैं, तो ये सवाल आपने करना है। सवाल जो अगली क्लास से पहले सवाल सॉल्व करे, अल्लाह ताला वो फर्स्ट टर्म में पास हो जाए। मैं सच्ची दुआ कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है जी, 57 बस।